वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पार्ट है मेरी पहली वीडियो का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप उसे एक बार ज़रूर देखें। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो गाइज़, उस वीडियो में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, और जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने मेरे से ये कमेंट करा था कि इसका कंटिन्यूएशन पार्ट बनाओ और आगे इसे कंटिन्यू करो। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये बेसिकली बायोलॉजी पे ही होंगी, मतलब क्लास 10th बायोलॉजी के मैं चैप्टर से कवर करूंगा। और अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो है नीड फॉर न्यू सेल्स। तो गाइज़, हमारी बॉडी को बेसिकली जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों के लिए, मतलब 4 चीज़ों के लिए हमारी बॉडी को नई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ है गाइज़ फॉर द ग्रोथ। अभी देखिए, जब हम बच्चे थे सबसे पहले एक छोटा जो बेबी होता है, एम्ब्रियो लेते हैं, बेबी भी नहीं, हम एम्ब्रियो से शुरू करते हैं। जो एक एम्ब्रियो रहता है तो 4 दिन के एम्ब्रियो में सिर्फ 16 सेल्स रहती हैं। अब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, आगे डेवलप करता है और नॉर्मल एडल्ट बनता है, और जिसमें कि मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। तो गाइज, हम अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, और उसी के साथ साथ जो एम्ब्रियो रहता है उसका साइज़ और एक नॉर्मल एडल्ट के साइज़ में भी कितना डेवलपमेंट होता है। तो इस ग्रोथ के लिए, जो वो ग्रोथ कर रहा है, छोटे से बड़ा बन रहा है, तो इस ग्रोथ के लिए हमें नई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल गाइज, मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इजी वे में, कि सपोज आप सेल को कैसे समझेंगे। जैसे ये है, एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग है तो अगर हमें एक दीवार बनानी है तो उसके लिए हमें किस चीज़ों की जो कौन सी चीज़ है जिसकी बेसिक ज़रूरत होगी हमें। एक तो हो गई हमारी ब्रिक्स की, और एक हो गई हमारा जो कि है सीमेंट का। एक हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स बेसिकली इसमें क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी मदद से आगे चीज़ें डेवलप हो रही है। तो उसी टाइप से गाइस हमारी सेल भी है, जो कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। तो आप सेल को कैसे समझेंगे, जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स काम करती हैं, वैसे सेल हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में काम करती है। तो चलिए गाइस, पहला पॉइंट में यही था। दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, फॉर द रिप्लेसमेंट। तो होता क्या है कि रिप्लेसमेंट हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे फ़ोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फ़ोन का टेम्पर्ड ले लो आप। हमारे फ़ोन में जो टेम्पर्ड है उसमें क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में स्क्रैचेस पड़ते हैं, वो गिरता है तो टूट जाता है, तो हम उस टेम्पर्ड को जैसे रिप्लेस करते हैं, वैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या होता है, वेयर एंड टेयर के कारण हमारी सेल्स जो हैं डैमेज हो जाती हैं, और उनको रिप्लेस करती हैं नई सेल्स। तो हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होती हैं पुरानी सेल्स और जनरेट होती हैं नई सेल्स। तो जैसे इसमें अब जो बॉडी का एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको कॉमन एग्जांपल समझने के लिए दिया। अब जो बॉडी की बात करेंगे तो जैसे आरबीसीज हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में पर सेकेंड 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में। और ये जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हुई है, ये वापस रिप्लेस हो जाती है नई सेल से, जो कि उनके रेड ब्लड सेल की पेरेंट सेल उन्हें जनरेट करके देती हैं। तो गाइज, ये रिप्लेसमेंट का पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक तरह से समरी बता रहा हूँ जो इन पॉइंट में मेंशन की गई है। अगला पॉइंट है फॉर रिपेयर। तो हमारी बॉडी में अगर कहीं पे सपोज, ये मैं स्केच से बता रहा हूँ, ये कट लग गया है, अभी यहाँ पे कट लग गया है, तो इसे वापस रिकवर करने के लिए, अभी इससे ब्लीडिंग तो होती नहीं रहेगी, ये रिकवर होगा, इस पर नई सेल्स आएगी और ये नॉर्मल स्किन जैसा हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे जब ये, ताकि ये नॉर्मल हो जाए, तो इसमें गाइस क्या है कि रिपेयर करने के लिए नई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो सेल डैमेज हुई हैं उनकी जगह नई सेल्स आएंगी, जो कि इसे वापस नॉर्मल कर देंगी। तो ये रिपेयर में भी यही था गाइस, कि रिपेयर के लिए भी, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए भी हमें नई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है गाइस फॉर रिप्रोडक्शन। अभी आप बोलेंगे रिप्रोडक्शन में कैसे पड़ती है भाई नई सेल्स की ज़रूरत। तो जो गाइस हमारी अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के पॉइंट में ये क्या मेंशन कर रहा है, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है हमारे कौन से सेक्स सेल्स के बारे में। तो कौन से सेल्स के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है सेक्स सेल्स के बारे में। अब गाइस, जो मेल होता है, मेल में होते हैं हमारे स्पर्म्स, और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या होता है, ओवम। तो गाइज, मेल में स्पर्म और ओवम, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें सेक्स सेल्स बोलते हैं। तो गाइज, इनके फॉर्मेशन के लिए भी हमें, इनके रिप्रोडक्शन के लिए हमें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
और इनके फॉर्मेशन के लिए जो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, देखिए यहाँ पे मेंशन क्या किया है, रिप्रोडक्शन। तो ये पॉइंट ऐसे समझना है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ढंग से समझ में आ गया तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किन की मदद से होता है, स्पर्म और ओवम। जब सपोज ये अगर स्पर्म है, इसका यहाँ पे मैंने सपोज एक ऐसा हेड टाइप का बना लिया है, ये एक ओवम है। जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस जाइगोट का जो ये फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हुए, ये जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इन दोनों को रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं RC बोल देता हूँ इन्हें, इन दोनों को रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। अब इन रिप्रोडक्ट मतलब स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन, जिस प्रोसेस में स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। तो गाइज ये है, इसे हम मियोसिस बोलते हैं। तो अब मियोसिस के प्रोसेस में स्पर्म्स और ओवम का प्रोडक्शन होता है, जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो ये इसीलिए गाइज रिप्रोडक्शन के लिए हमें नई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो नई सेल्स कौन सी होती हैं, हमारी सेक्स सेल्स, जो कि मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। जब ये दोनों फॉर्म होती है तो आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स स्पर्म और ओवम के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेल साइकिल की तरफ। तो गाइज यहाँ पे सेल साइकिल में क्या है, सेल साइकिल बेसिकली क्या है, अगर आपके पास ये बुक है जो अभी क्लास 10 ICSE बायोलॉजी की है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर आपके 12 पे सबसे टॉप में इसकी सबसे बढ़िया डेफिनेशन दी है, तो आप यही पढ़ेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज इसमें क्या है, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट। सेल साइकिल की डेफिनेशन बताई गई है कि सेल साइकिल होती क्या है। तो बेसिकली सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ DNA एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। ठीक है गाइज, सेल साइकिल बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल, कि सेल की लाइफ में कितनी स्टेजेस हैं। अब इसे आप गाइज कैसे समझिए, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको मैं। आप पहले छोटे बच्चे थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अभी जैसे आपकी बाल अवस्था होती है, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ठीक है, फिर आपकी शादी होती है, फिर आप वो आपके बच्चे होते हैं, फिर क्या होता है लास्ट में जो हमारा वानप्रस्थ आता है, जो कि गाइज हमारी 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। गृहस्थ हो गया, जैसे अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में आपके पास रहा होगा, गृहस्थ हो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर क्या होता है आपका वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। ये ह्यूमन लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। अब ऐसे गाइज देखिए सेल में भी कितनी स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सेल की गाइज यहाँ पे 2 फेजेस होती हैं। 2 फेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक होता है डिवाइडिंग फेज, एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। तो गाइज याद रखिए, अगर सेल फेज का आपके पास पूछते हैं कि सेल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेजेस, तो उसका आंसर होगा सेल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। एक तो क्या है गाइज आपका डिवाइडिंग फेज और एक होगा नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है गाइज, तो आपका क्या है, एक तो डिवाइडिंग फेज होता है और एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है 2। ठीक है गाइज, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए गाइज, नॉन डिवाइडिंग फेज है, एक डिवाइडिंग फेज है। जो नॉन डिवाइडिंग फेज है इसे हम इंटरफेज बोलते हैं, और जो डिवाइडिंग फेज है उसे एम फेज बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो अब जो हमारी इंटरफेज होती है, तो इंटरफेज देखिए, अब इंटरफेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कोई भी जो है डिविजन्स नहीं होते हैं, कोई भी इसमें नेसेसरी जो सेल डिवीजन होते हैं वो इंटरफेज में नहीं होते हैं। इंटरफेज में सिर्फ क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स और जो नेसेसरी चीज़ें हैं सेल डिवीजन के लिए, उनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इंटरफेज बेसिकली एक रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। अब जो इंटरफेज है, देखिए इंटरफेज को मैं IP से डिनोट कर रहा हूँ। इंटरफेज जो है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइस कि इसमें 3 फेजेस होती हैं। इंटरफेज की भी 3 फेज होती है। सबसे पहला कौन सा होता है, यहाँ पे होता है G1 फेज, ठीक है, फिर सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या क्या होता है इंटरफेज में, G1 फेज, ये G1 फेज हो गया, G2 फेज हो गया,
और सिंथेसिस फेज हो गया। अब गाइस देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी। अब जो आपकी ग्रोथ 1 है, अभी ये देखिए, ये मैंने आपको एक चार्ट इसमें डायग्राम में समझा दिया था। अभी मैं आपको सीधे बुक से बताता हूँ ताकि आप भी इजीली उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सके। तो गाइज यहाँ देखिए, जीवन फेज में सिर्फ आपको यहाँ तक मार्क करना है। अभी जीवन फेज देखिए, इसमें समझते हैं अब जीवन फेज में होता क्या है। तो गाइज हमारी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर होता है आरएनए, प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन जो है हमारे जीवन फेज में होते हैं। दूसरा, जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, सिर्फ 3 चीजें होंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। ये दोनों ऐसी ऑर्गेनेली हैं, इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है। तो इससे क्वेश्चन आएगा, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लें यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन जो एनिमल सेल की ऑर्गेनेली है इसमें इसका अपना डीएनए रहता है, और क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल की ऑर्गेनेली है उसमें उसके पास अपना खुद का डीएनए रहता है। अब आता है गाइस सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, मोर डीएनए सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स के होते हैं डुप्लीकेट करना शुरू होते हैं। ठीक है गाइस, सिंथेसिस फेज भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ग्रोथ फेज हो गया था, सिंथेसिस फेज में भी डीएनए का सिंथेसिस और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। अब आता है गाइस सेकंड ग्रोथ फेज। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे छोटा ग्रोथ फेज होता है एज कम्पेयर टू G1 फेज और S फेज। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है गाइस, इस वाले में आरएनए की जितने भी अभी तक जिनका रेप्लिकेशन हुआ था, आरएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं सेल डिवीजन के लिए उनका कंटिन्यू सिंथेसिस चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेकंड ग्रोथ फेज में सबका रेप्लिकेशन कंप्लीट होके सेल जो है सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। वो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि चलिए अब डिवीजन के लिए वो तैयार है। अब इसमें गाइज एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गाइज जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जब इसका हर एक हेलिक्स खुलता है, याद रखिए खुलता है इसका हर एक हेलिक्स, और उसके हर एक हेलिक्स में से 2 नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये 2 हेलिक्स थे यहाँ पे, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ये दोनों हेलिक्स जब खुले तो इन दोनों से नए डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म हो गए। अब ये दोनों भी खुलेंगे, ऐसे ऐसे करके डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो बस गाइस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए में यही था। अब डायग्राम से, ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, इससे मैंने समझा दिया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस कैन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैन द सेल साइकिल गो एंडलेसली, क्या सेल साइकिल बिना रुके चल सकती है? तो नहीं गाइस, देखिए हमारी जो ब्रेन और नर्व सेल होती है, ठीक है, तो अगर जब ये एम्ब्रियो में बन जाती हैं ब्रेन और नर्व सेल्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेन और नर्व सेल एक बार जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है तो उसके बाद कभी भी रिप्लेस नहीं होती है। लीवर की सेल ब्रेन की, ठीक है, आपकी ब्रेन सेल और जो ब्रेन और नर्व सेल होंगी वो सिर्फ एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं, उसके बाद वो डेवलप नहीं करती हैं। फिर आता है आपका लीवर सेल। लीवर सेल क्या है गाइस, हर बार 2 साल में एक बार अपने आप को रिप्लेस कर लेती है, ठीक है, या अगर उसका डिस्ट्रॉय हुआ तो 2 साल में एक बार वो अपने आप को रिप्लेस कर लेती हैं। अब सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन की सरफेस है वो देखिए गाइस, अभी जो हमको घर में डस्ट मिलती है ना, तो डस्ट बेसिकली और कुछ नहीं होता, हमारी डेड स्किन होती है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय अंडरलाइंग सेल्स। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डस्ट कंटेन ह्यूमन स्किन सेल्स। ठीक है, पाउडरी मटेरियल दैट कम्स ऑफ फ्रॉम योर स्किन एज बाय स्क्रैचिंग। जब भी आप देखिए खुजली करते हैं तो इसमें से जो डेड सेल होंगी वो आराम से हट जाती हैं और वो हमारे घर के डस्ट में मिली रहती हैं। बस ये गाइस कि हमारी स्किन की जो सरफेस ऑफ स्किन है, तो स्किन की सेल्स जो हैं जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्लेस करती रहती हैं, उनका ऐसा टाइम, वो थ्रू आउट द लाइफ रिप्लेस करती रहती हैं। अब आता है गाइज, यहाँ देखिए, इन प्लांट्स द सेल ऑफ द ग्रोइंग, जो मेरिस्टम्स बोलते हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उसके, जैसे उसकी टिप हो गई, तो जैसे टिप जो हो गई ये क्या करती है, रैपिडली डिवाइड करती हैं और नई लीफ और उनकी बड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है गाइस, अब उसके बाद जो स्पेशलाइज जो जर्मिनल सेल्स है, जैसे ओवरी और टेस्टिस हो गया एनिमल्स में, और प्लांट्स के भी जो जितने डेवलपमेंट है, इनका डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस होता है। ये मैंने आपको थोड़ा पहले भी बता दिया था।
मियोसिस में ये भी डिवाइड करते रहते हैं। अब अनकंट्रोल, और देखिए अनकंट्रोल, जहाँ पे भी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी सेल्स की, बॉडी सेल्स की, जहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ होती है या एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे कैंसर बोलते हैं, या फिर कैंसीरियस ट्यूमर भी हम बोलते हैं उसे। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब बेसिक है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अब देखिए गाइस, सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या है? सेल साइकिल जो है दो टाइप की होती है, सेल डिवीजन सॉरी दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। जो माइटोसिस होता है ये हमारा नॉर्मल, माइटोसिस क्या है? सोमैटिक सेल्स, जो हमारी सारी बॉडी की सेल्स होती है इन्हें सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और जो हमारे सेक्स सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स मतलब जो हमारा टेस्टिस और ओवरी होता है, इन सेल में क्या होता है? मियोसिस के थ्रू ये अपना डिवीजन करते हैं। ठीक है गाइज। अब माइटोसिस, अब देखिए गाइज, अगर आपको माइटोसिस की फेजेस पूछी जाए कि माइटोसिस में कितनी फेज होती है, तो माइटोसिस इसका आंसर होगा 2। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है गाइज, यहाँ 2 फेज होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है साइटोकाइनेसिस और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। तो गाइज साइटोकाइनेसिस होता क्या है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है गाइज, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस होता है हमारा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो 4 टाइप से होता है उसके। देखिए, अब जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसकी 4 फेजेस होती हैं। इसको आपने कैसे याद करना है? इसको याद करने के लिए बस आपको याद रखना है, सीरीज वाइज याद करने हैं। पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बस ये याद रखिए पीमैट। और गाइज याद रखिए इसका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है पहले प्रोफेज आता है, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। तो इसका गाइज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो आपके ये वाले डायग्राम हैं, जो पेज नंबर 14 पे गिवन है, आपको ये सब ढंग से आइडेंटिफाई करने आ जाने चाहिए कि कौन सा इंटरफेज है, कौन सा प्रोफेज है, कौन सा मेटाफेज, एनाफेज और कौन सा टीलोफेज है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में क्या है गाइज कि प्रोफेज में जो होते हैं कि कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या कर लेते हैं? थिक हो जाते हैं प्रोफेज में, क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं। ठीक है, और जो सारे उनके जो ईच क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेट्स, और जो हर क्रोमोसोम्स होता है उनके 2 सिस्टर क्रोमेटिड में वो डिवाइड कर लेता है। ये देखिए गाइज, कुछ इस तरीके से उसका रफ डायग्राम बनता है एक क्रोमोसोम्स का। तो इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स में वो डिवाइड कर लेता है अपने आप को। फिर दूसरा क्या आता है गाइज, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं, और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर की तरफ हल्के मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इक्वेटर पे अभी देखिए, बस ये इक्वेटर पे मूव करते हैं, अभी पहुंचे नहीं है इक्वेटर पे, अलाइन नहीं करा इन्होंने, बस ये एक सेंटर ऑफ द इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं प्रोफेज में। तो गाइज इसमें और भी पॉइंट गिवन है, मगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और सेंट्रोमेयर हो जाती है, जो मतलब उसके बीच के सेंटर का पॉइंट होता है। तो ये सेंट्रोमेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। साइमल्टेनियस डुप्लीकेशन हो जाती है सेल्स की। ठीक है, एस्टर फॉर्म हो जाते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है सेंटर की तरफ मूव, इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। ये अब मैं इसका 3rd पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।